नमस्कार, आप ट्यून है वेणुध्वनि 90.4 FM के LE कनसू पे। मैं हूँ आपके साथ मनीषा। आज एक विशेष प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे है आज, तो उसी के अवसर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आज हम जानेंगे। और इस पे मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिबानी प्रियदर्शनी, जो केली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर है और HOD भी। डॉक्टर शिबानी, आपका वेणुध्वनि के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मैम। आज ये एक स्पेशल दिन में मुझे इनवाइट करने के लिए, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। जैसे कि हम लोग आज विश्व ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिवस मना रहे हैं। ये शुरू हुआ था 2010 में। तो 2010 से लेके आज तक हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मना रहे हैं। हर साल ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मनाते हैं उसमें एक थीम रहता है। जैसे कि ये साल में थीम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर ऑल। तो इसको हम लोग क्यों ऐसे थीम रखे हैं ये तो हम आगे जाके पता चलेगा, हम लोग जब बातचीत करने लगेंगे। तो आज के दिन का मैं फायदा लेते हुए ये बोलना चाहती हूँ, जितने भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है सबको मेरे दिल से धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जो एफर्टलेस वो लोग काम करते हैं उसके वजह से एक व्यक्ति को हम अपने दैनंदिन जो डेली लिविंग एक्टिविटीज में कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत डेडिकेटली काम करते हैं, जिसके वजह से कि ये जो सोसाइटी में एक आदमी सर उठा के जी सकता है। शुरुआत में मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है? ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ प्रोफेशन है। अच्छा। जिसमें हम एक व्यक्ति को अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज, जो जैसे कि मान लीजिए सोने उठने के बाद से रात को बेड के जाने तक, जैसे कि एक हर एक एज के व्यक्ति में अलग अलग काम रहता है। जैसे एक बच्चे को सुबह उठने के बाद अपना काम क्या रहता है कि ब्रश करना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, होमवर्क करना, अपना सेल्फ केयर, वर्क एंड प्ले, ये जो तीनों एरिया है ना उसमें वो इंडिपेंडेंट रहना। जैसे माना जाए एक बड़े आदमी के लिए जो घर के हेड होते हैं उनके लिए क्या है, उनके ऊपर 4 लोग डिपेंड रहते हैं। वो कैसे 4 लोगों को इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, मतलब अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, होम मैनेजमेंट करना, कम्युनिटी मैनेजमेंट करना, ये सब एरिया में हम एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक्सीडेंट हो गया या स्ट्रोक हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई जिसके वजह से अपना जो हमारा जो रोल होता है हम उसमें लैकिंग रह जाते, नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग कैसे एक आदमी को सारे एरिया में इंडिपेंडेंट करते हैं, ये है मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है। अच्छा, तो मतलब पेशेंट को ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं जिनको ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है? कि जैसे कि माना जाए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली तीनों एरिया में काम करता है, जैसे कि फिजिकली, सेंसोरी एंड कॉग्निटिव। तो ये तीनों एरिया अगर इंटैक्ट रहता है तो एक आदमी इंडिपेंडेंटली सारा काम कर सकता है। तो फिजिकली में कैसा क्या क्या काम आता है, जैसे कि उठ के बैठना, सो के उठना, अपने काम खुद से करना। तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंसोरी चाहिए। सेंसोरी मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये जो हमें पता होना चाहिए। हम जमीन पे खड़े हैं या मतलब बैठे हैं, ये सब जो डिफरेंट टाइप का सेंसोरी सिस्टम रहता है ये हमें समझ में आना चाहिए। तीसरा क्या है, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल बोले तो हमारा मेमोरी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अगर हम अभी खाए हैं और तुरंत ही भूल गए और किसी को जाके बोले कि हम लोग अभी नहीं खाए, या फिर अभी हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हैं और कुछ ही टाइम के बाद हम भूल गए कि हमने पैसा डिपॉजिट किया या फिर इधर पैसा रखे हैं, तो इसके वजह से भी एक जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो उस आदमी को ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन तीनों एरिया में इंडिपेंडेंट करता है, मोटर, सेंसोरी एंड कॉग्निटिव। तो ये अगर तीनों एरिया इंटैक्ट रहा तो एक पर्सन अपने पूरा लाइफ में जो जितना भी इंडिपेंडेंट होना है वो रह सकता है। और देखा जाए कि ये जो मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी चल रहा है, सारा आदमी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी स्किल है और सोसाइटी में जीने का जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं ओल्ड एज होम का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। कहीं भी देखो, जहां भी देखो, एक एक ओल्ड एज होम है या फिर ऑर्फन सेंटर है। जैसे बोलते हैं ना, ये हमारे ऊपर बर्डन हो रहे हैं, तो हम लोग इनका केयर नहीं कर पा रहे, तो इनको क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड एज होम पे छोड़ते हैं। तो उन लोगों को दूसरे तरीके से वो लोग बेनिफिटेड होते हैं, पर उनका जो मेंटली सेटिस्फेक्शन रहता है वो हम पूरा नहीं कर पाते। तो उस व्यक्ति में क्या होता है, मेंटल इलनेस दिखाई देता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये करता है, जैसे कि मान लो एक स्ट्रोक हो गया, एक साइड पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद उसको क्या होता है, वो खुद का काम खुद नहीं कर पाता, जैसे कि ड्रेस नहीं पहन पाते, खुद बेड से उठ के चल के नहीं जा पाते, खाना नहीं बना पाता है, या फिर खाना खुद से नहीं खाता है, तो सब में डिपेंडेंट रहता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, अपना जो प्रोटोकॉल है, अपना जो ट्रीटमेंट पद्धति है, उसके यूज करके वो आदमी को अपने तीनों एरिया में इंडिपेंडेंट करता है, मोटर, सेंसोरी एंड कॉग्निटिव में। चाहे हम असिस्टिव डिवाइस देके हो या एडेप्टिव डिवाइस देके हो या फिर
किसी भी हालत में एक आदमी को हम इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, ताकि उसका एज के हिसाब से उसका जो रोल है वो सोसाइटी में वो अपना खुद से कर पाए। जितना भी अभी आपने बताया उसके बीच एक बात बोली आपने कि जो याद नहीं रहता हमें, तो ये जो याद नहीं रहने का जो किस्सा है वो बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि मतलब ना कि वो मतलब पैसे डिपॉजिट किए या फिर कुछ और रहेगा, इवन हमारे फोन बुक में किसी के नाम से अगर स्टोर है फोन नंबर, तो वो भी हमें बाद में याद नहीं रहता कि किस नाम से हमने स्टोर किया है। हाँ, तो ये तो हम लोग के जो बिजी शेड्यूल है, हाँ, हमारा स्ट्रेस जो है ना, तो ये जनरली हमारे साथ भी होता है, तो सबके साथ होता है। तो उसके लिए डरने की जरूरत है, ये मेरा क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्या है, डरने की जरूरत तभी होगा जब हमारा एक एज रहता है, ठीक है। एज के हिसाब से जो हम बड़े बड़े चीज भूल जाते हैं, अच्छा, तो हमें उसका एक कॉग्निटिव, जो मैंने कॉग्निटिव बताया ना, तो हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, कॉग्निटिव स्क्रीनिंग करता है। ओके। तो उसके हिसाब से ना हमारा एक स्टैंडर्डाइज स्कोर है। तो उसके हिसाब से हम लोग पता चलता है कि एक आदमी को एक्चुअली में कॉग्निटिव इशू है या नहीं। जैसे कि हमें एक सिंपल बात बताना चाहती हूँ, हमारे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमें बहुत पेन हो रहा है, तो जनरली वो हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जैसे कि न्यूट्रोफिल थोड़ा सा हाई आ गया, मान लो हमारा न्यूट्रोफिल वैल्यू जितना भी हो, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हाई आ गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसके वजह से हमारा बॉडी पेन हो रहा है, उसका रीजन कुछ अलग भी हो सकता है। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग जब कॉग्निटिव स्क्रीनिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा इस आदमी को कितना कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और एक्चुअली उसको मेमोरी में प्रॉब्लम है या नहीं, या जजमेंट स्किल में प्रॉब्लम है, या फिर क्यों उसको ये हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। तो जब हम लोग असेसमेंट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, तभी पता चलेगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि स्क्रीनिंग में वो पॉजिटिव निकला, तो फिर क्या वो मतलब नॉर्मल हो सकता है ट्रीटमेंट? डेफिनेटली हो सकता है। जैसे कि हमारा केली हॉस्पिटल में इतना बड़ा साइकेट्री डिपार्टमेंट है, तो हम लोग खुद ही साइकेट्री पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो लोग आते हैं तो हमें पहले तो बहुत घबराहट होता है कि हम लोग उनको कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमें एक स्टोरी बताएंगे, 5 मिनट के बाद दूसरा स्टोरी बताएंगे, तो उनका जो रूट कॉज है उसको समझ के उनको ट्रीटमेंट देना, और उसके बाद जब हम 1 महीना 2 महीने के बाद जब वो पेशेंट नॉर्मल होके अपना सारा काम खुद करने लगता है, तो इससे पता चलता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितना डेडिकेटली काम करता है और कितना इम्प्रूवमेंट देता है। बिल्कुल। तो इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में मतलब ये जो समाज है या फिर ये जो लोग हैं जो भी पेशेंट बन के आपके पास आते हैं, इनके लिए कितना लाभदायक है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत बेनिफिटेड है। जैसे कि हम देखा जाए कि मैं ये 4 क्षेत्रों में बताना चाहती हूँ। अभी जो हमारा सोसाइटी है, अभी जो सोसाइटी को मेन नीड है, सारे हम लोग जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको क्या नीड है, हम क्लास में फर्स्ट होना चाहिए। तो जब थोड़ा कॉलेज में जाते हैं उनको क्या चाहिए, हमें एक अच्छे से डिग्री चाहिए, उसके बाद हमें एक अच्छा जॉब चाहिए जो हम अच्छे से पैसा अर्निंग कर पाए। तो ये जो प्रोडक्टिविटी स्किल है, हम लोग डे बाय डे जो प्रोडक्टिविटी, लेकिन क्या होता है इसमें, जब हम लोग जो डिसेबिलिटी बोलते हैं ना, उसको हम बुला के नहीं लाते हैं। कभी पैदा से होता है, कभी एक्सीडेंटली होता है, किस ना किस वजह से हो जाता है। मान लो हम एक एक्सीडेंट, मतलब रास्ते पे जा रहे और मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें एक पैर कट गया, ठीक है, और तभी बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन है, जो हम एम्पुटेशन हो गया तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा सकते हैं, प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं। तो उसके बाद भी हमें जो उसको लगा के कैसे मैनेज करना है, वो जो सीखना है, उसको सिखाना बहुत जरूरी है। उसको सीखने के लिए मेमोरी अच्छा होना चाहिए, जो कॉग्निटिव स्किल में बोल रही हूँ, जजमेंट स्किल अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होना चाहिए। तो इस जो लेवल है ना, उसमें पहले तो हम लोग प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं। तो जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक लेता है तो उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगा तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड होगा। सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट होगा, अगर हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो ज्यादा रहेगा। अगर एक को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। जब हम 2 आदमी एक साथ काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो वो प्रोडक्शन, जो एक आदमी को मतलब कुछ भी इंजरी हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको इंडिपेंडेंटली बनाने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो सोशली, आजकल इतना बिजी शेड्यूल में अगर हम किसी के साथ कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे और आके घर में बैठ जाएंगे, तो जो मेंटली स्ट्रेस रहेगा,
तो उसके वजह से क्या होगा, आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो लीजर पीरियड एक आदमी कैसे मैनेज करेगा उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाता है। तो उसमें क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़ेगा। ये जो डिप्रेशन हो रहा है, मानिया हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो जैसे देखा जाए कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मतलब स्ट्रोक हो गया या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया या फिर बच्चा पैदा हुआ सेरेब्रल पल्सी है या फिर डेवलपमेंटल डिले है या फिर ऑटिस्टिक है, तो क्या हो गया, वो आदमी पूरा डिपेंड, मतलब जैसे क्रॉनिक इलनेस हो गया, वो डिपेंड रह गया वो केयर गिवर के ऊपर। तो क्या हो गया, हमें सब हमेशा केयर गिवर का सपोर्ट रह जाएगा। तो पर वो केयर गिवर अगर फैमिली का एक ही आदमी हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, उसको पूरा घर मैनेज करना हो, खाना भी बनाना हो, फाइनेंशियल मैनेज करना हो, तो इस क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, उसका कैसे स्ट्रेस रिलीज करेगा, इसके लिए उसका बच्चा हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो उसका फैमिली में, तो उसको उसी डिजीज के साथ कैसे इंडिपेंडेंट करेगा उसको हेल्प करता है। और जैसे कि ये अगर एक आदमी पूरा हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो गया तो कम्युनिटी में डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी बोले तो समाज में डेवलपमेंट होता है। अगर हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि पहले देखा जाता था कि ये आदमी विकलांग है, मतलब डिसेबल है, तो उसको हम एक डिसीजन मेकिंग में नहीं बिठाते हैं। पर अगर वही आदमी इंडिपेंडेंट है, उसका कॉग्निटिव स्किल बहुत अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको कम्युनिटी डेवलपमेंटल में भी बिठा सकते हैं। तो इस तरह पे कम्युनिटी में भी डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक डिसीज में, जो कि अभी आपने एक्सप्लेन किया। तो जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी कि बच्चों में या फिर एज हुए जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत यूजफुल होता है वो, तो और किस किस को इसका लाभ हो सकता है या फिर कौन सी डिसीज में ये फायदेमंद रहेगा? देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप में ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है, जैसे कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू, मतलब इन्फेंट टू जेरियाट्रिक्स। ओके। इन्फेंट बोले तो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके एक बूढ़, मतलब आदमी जब ओल्ड एज में जाता है, जेरियाट्रिक्स आफ्टर 60, जिसको हम इंडियन में बोलते हैं जेरियाट्रिक्स आफ्टर 60। तो बच्चों में देखा जाए तो जैसे कि हो गया हमारा ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पल्सी, और जो डेवलपमेंटल डिले होता है, जब बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीने में गर्दन सीधा होना चाहिए पर वो डिले हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, तो ऐसे देखते देखते उसका चलना भी डिले हो जाता है। तो ऑटिज्म देखा जाए तो अपना अलग एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर होता है। ADHD होता है तो स्कूल में बच्चे का बैठना, सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता, अटेंशन प्रॉब्लम होता है। तो इस क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों में हेल्प करता है। और देखा जाए तो अडल्ट में जैसे कि फिजिकल मेंटल इलनेस हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया, जैसे फ्रैक्चर हो गया, हमारा साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन इंजरी हुआ, तो इसमें अडल्ट में काम करते हैं। और जैसे स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो गया जिसमें विजुअली देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर जिसके पास मतलब देखने, सुनने में और बोलने में तीनों में प्रॉब्लम है, वो आदमी को कैसे इंडिपेंडेंट करना, ये एक चैलेंजिंग वर्क है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। तो और जैसे अदर कंडीशन देखा जाए, जैसे कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, हमारा कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन, गैस्ट्रो कंडीशन, गायनाकोलॉजिकल कंडीशन, इन सभी एरिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपना रोल करता है। इसमें जो कुछ भी अभी एक्सप्लेन किया, तो बच्चों का अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि आपने बोला कि 3 महीने में वो गर्दन पकड़नी चाहिए, वो नहीं होता, फिर उसकी वजह से आगे की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा डिले हो जाती है। तो कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है कि हाँ, एक बार एक बच्चों में थोड़ा लेट होता है ये सभी इम्प्रूवमेंट। तो क्या वैसे मानना सही है या फिर कितने पीरियड तक हम वेट कर सकते? देखिए, जैसे सबका एक नॉर्मल नॉर्म्स रहता है, जैसे कि गले गर्दन सीधा होना 3 to 4 मंथ्स होता है। अगर 4 महीने के बाद हम देख रहे हैं बच्चे का गर्दन सीधा नहीं हो रहा है, बच्चा हमको देख के सोशल स्माइल नहीं दे रहा है, बच्चा हम जब उसको नाम लेके पुकारते हैं वो नहीं सुन रहा है, या फिर जैसे कि जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम पे हमें वो भी पता चलना चाहिए, वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, खाना कहाँ पे है, वो गर्दन घुमा नहीं पा रहे, तो ये सब सिम्टम्स है कि हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो हम लोग डिले सोच के बैठ जाते हैं ना, उसका रीजन क्या होता है, कभी कभी बच्चे को जब पैदा होते हैं ना, वो रोने में डिले रहता है, 5 मिनट डिले हो जाता है रोने में, या फिर 2 मिनट, जैसे आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा। तो तभी क्या होता है ना, ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ये सब जो दिखाई देता है। और कभी कभी डेवलपमेंटल डिले और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे कि आजकल मॉडर्नाइजेशन में, मतलब जब बच्चा पैदा करते हैं, माँ बाप का एज, मदर और फादर का एज में बहुत गैप होना, या फिर मतलब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं आजकल, क्योंकि हम सब लोग कैरियर के पीछे भागते हैं, तो इसके दौरान क्या है, एक एज जो रहता है ना, उसके हम लोग एज से आगे चले जाते हैं, तो तभी जब बच्चा पैदा हो उसमें थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंटल डिले दिखाई देता है। या फिर किसके फैमिली में हिस्ट्री होगा, जेनेटिक हिस्ट्री होगा, जिसके वजह से भी बच्चे में थोड़ा डेवलपमेंटल डिले होता है। इसमें बहुत सारा रीजन है, तो हमें इस सब चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
इसके साथ मैं और एक बात बोल रही हूँ, जैसे लाइफ ट्रांजिशन होता है। लाइफ ट्रांजिशन मतलब जैसे हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, हमारा जॉब चेंजेस होता है या फिर हम रिटायरमेंट लेते हैं, तो इस जगह पे ना हमें कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन फील होता है, बहुत स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होता है। हम कैसे वो न्यू सिचुएशन को टैकल करें। ऐसे नहीं बोलूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसलिंग करता है, दैट इज वेरी रॉन्ग, लाइक गलत हो जाएगा बोलना, पर उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको सिखाता है। जैसे कि बोले कि हम लोग अभी रिटायरमेंट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारा मेन काम क्या है, हम लोग घर में बैठने वाले हैं, राइट। तो वो जो मेन लीजर पीरियड है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे फैमिली के साथ, क्योंकि पूरा दिन हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस का काम अलग रहता है और फैमिली घर का काम बहुत अलग रहता है। बिल्कुल। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताता है, सिखाता है उनको। अगर हम जॉब चेंज कर रहे हैं, मान लो मेरा प्रोफेशन है कि मैं बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ पेशेंट देखना, आज मैं जॉब चेंज करके सिर्फ पेशेंट देखने में लग जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी फैटिक फील होगा। वो फैटिक से कैसे हम ओवरकम करेंगे ना, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताता है। जब हम हॉस्पिटल सेटअप पे रहते हैं, हमारे पास लोग सारा सामान ला के देते हैं, हमारे नज़दीक में सब कुछ रहता है। जब हम डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो जो होम मॉडिफिकेशन करना, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करना, सोसाइटी में जाके बात करना, उसमें कैसे हम डील करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताता है। बिल्कुल डॉक्टर शिबानी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और ट्रीटमेंट के बारे में या फिर उसका जो वर्क कैसे होता है वो बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेके क्या फ्यूचर है, या फिर इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा। फ्यूचर बोले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे कि हम लोग अभी अपने बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा जो कि कोविड था। बिल्कुल। तो कोविड में क्या हुआ, जिनको पता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो कभी भी ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट में हम टेली हेल्थ प्रोग्राम किए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिए। ओके। तो उसमें देखा गया, जो रिसर्च किया गया उसमें देखा गया लोग कितना समझते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को। क्योंकि एक थेरेपिस्ट करवाना और एक लेमैन करवाना बहुत डिफरेंट है, पर फिर भी लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी को मानते हैं और टेली हेल्थ रिहाब लिए। दैट इज एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और ऐसे देखा जाए अभी जो हमारा आगे चल के, अगर हम पैंडेमिक को जीत गए तो आगे चल के जितना भी लैकिंग है अवेयरनेस में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम लोग जैसे यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी हो गया, हमारा रोबोटिक्स हो गया, तो जब हम 2050 तक पहुंचेंगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतना ऊपर जा चुका होगा, हम इधर बैठ के एक रोबोटिक, मतलब जैसे हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो वैसे रोबोटिक थेरेपी भी देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है, जिसमें हम असिस्टिव डिवाइस, अडेप्टिव डिवाइस, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। ऑर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशन जो हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि एक हम लोग ऐसे बैठते हैं तो बैठते बैठते हमको बहुत पेन होता है। जैसे एक बैंक एम्प्लॉय हो गया, अगर उसका काम क्या है बैठ के काम करना, तो उसको गर्दन में पेन होना, हाथ में पेन होना, ये सब बैक पेन होना बहुत नॉर्मल थिंग्स हैं। पर उसको कैसे डील करेगा और उसका सीट अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, उसको डेली टू डेली कैसे पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम लोग उसको इग्नोर करते चलते हैं। अगर इसमें हम लोग इतना एडवांस हो गया है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें इतना फोकस कर रहा है, तो आजकल कैसे मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो लोग भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हायर करने लग रहे हैं। हॉस्पिटल से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, हर जगह पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अभी ले रहे हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका सवाल ये था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब इसके कोई कोर्स है या नहीं। इसके लिए एक कोर्स है जो इसको बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। ये 4.5 साल का कोर्स है। अच्छा। 4 साल हमको पढ़ना है और 6 महीना इंटर्नशिप करना है, मैंडेटरी इंटर्नशिप करना है। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या डिग्री होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड जो भी हम पीयू बोलते हैं, और उसमें साइंस होना चाहिए। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी होना चाहिए, और उसमें एग्रीगेट 50% और मोर देन 50% मार्क होना चाहिए, जो कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके साथ हमारा और भी हायर स्टडीज है, जैसे कि मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, उसके साथ हम और भी हायर डिग्री कर सकते हैं, जैसे कि पीएचडी हो गया, रिसर्च हो गया, और डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, ये सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर शिबानी की इतने सारे अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं, मेडिकल फील्ड इतना फास्ट हो गया है, एडवांस हो गया है, तो बाकी के जो सभी ट्रीटमेंट्स है, चिकित्सा है, उसमें ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे हम मतलब
अलग है करके कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे उसको? अगर ये हम डिस्कशन करने जाएंगे तो मतलब सब अपने अपने जगह में यूनिक हैं। तो सब लोग, क्योंकि आसमान में बहुत सारे स्टार हैं पर उसमें सब स्टार समान नहीं है। देखा जाए हमारे हाथ में हर एक फिंगर समान नहीं है, पर सब फिंगर का इम्पोर्टेंस बहुत है। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा थंब का इम्पोर्टेंस है। अगर थंब चला गया तो हम पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल्सो यूनिक प्रोफेशन, जिसमें क्यों यूनिक है, क्यों अलग से डिफरेंट है, जैसे कि हम एक जो दूसरे ट्रीटमेंट रहता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट करेंगे, फीवर है तो फीवर का मैनेजमेंट करेंगे, या फिर ओनली फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल में प्रॉब्लम मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, ये जो तीनों एरिया हम लोग डिस्कशन किए, फिजिकल, मेंटल एंड सेंसोरी, ये तीनों एरिया में काम करेगा और पर्सन को इंडिपेंडेंट करवाएगा। एट द एंड में क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति अपना पूरा लाइफस्टाइल में इंडिपेंडेंटली काम करे, चाहे वो असिस्टिव डिवाइस यूज करे, चाहे वो अडेप्टिव डिवाइस यूज करे, चाहे वो होम एनवायरनमेंट चेंज करना पड़े, होम मॉडिफिकेशन करना पड़े, पर वो एट द एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वही पेन को लेके भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही पेन फ्री। अगर मान लो हम बैठ के काम करने में हमें पेन होता है, पर वही काम कैसे वो खड़े होके करे या फिर सेम पोजीशन बेड में बैठ के ही करे, तो उसका हम सीट मॉडिफाई कर लेंगे, तो उसका जो पेन कम हो जाएगा और वही काम वो कर पाएगा। अच्छा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन एम है कि पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाना पूरा उसका डेली लिविंग एक्टिविटीज में। डेली लिविंग एक्टिविटीज मतलब सो के उठने तक बेड के जाने पे, उसमें हम लोग खाने का भी इंक्लूड करेंगे, उसका बाथिंग, ग्रूमिंग, फीडिंग, एवरीथिंग इंक्लूड होगा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो सेल्फ केयर, वर्क एंड प्ले, इन तीनों एरिया में पर्सन को इंडिपेंडेंट करना। ग्रेट। और वो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर एक चीज़ पे फिर उस पे डिपेंड रहना पड़ता है, फिर वो कहाँ जा नहीं सकते, वो भी रिजर्व रहते हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है इस दरमियान। तो आपका जो रोल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से करता है, जो कि इस बीमारी से जूझता है उनको। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो अलग अलग क्षेत्र है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कैसे रोल आ जाएगा? जैसे देखा जाए कि हम लोग जैसे डिस्कशन किए कि हमारा हर एक फील्ड में रोल है, अपना अपना अलग रोल है। ऑर्थोपेडिक में, न्यूरो में, हमारा गायनिक में, कार्डियोवास्कुलर में, साइकाट्री फील्ड में, या फिर पेडियाट्रिक में। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कुछ कंडीशन को लेके कि ये कंडीशन में हम लोग ट्रीट करते हैं। तो पेडियाट्रिक्स में मेनली हम क्या करते हैं, बच्चे को अपना डेवलपमेंटल डिले जब रहता है तो वो कैसे डेवलपमेंटल अपने टाइम पे अचीव करेगा, उसमें फोकस करते हैं। फिर अपना एज के हिसाब से दूसरे बच्चों के कंपैरिजन कैसे अपना काम खुद से कर पाएगा। उसका जो सेंसोरी सिस्टम है, सेंसोरी सिस्टम बोले तो जैसे हम बोलते हैं कि टैक्टाइल जो टच होता है, टच मतलब कभी कभी हम देखे हैं बच्चे को जब हम टच करते हैं ना तुरंत रिएक्ट करता है, कभी कभी देखे हैं उसको टच करते तो हमको रेस्पॉन्स ही नहीं देता है, तो उसके लिए जोर से हमें टच करना पड़ता है। कभी कभी वो थोड़ा सोसाइटी में बहुत एम्बैरेसिंग होता है। जैसे देखा जाए प्रोप्रियोसेप्टिव जॉइंट अवेयरनेस नहीं होता है, तो बच्चा क्या करता है, हमेशा हैंड शेकिंग करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है। उसको देख के सोसाइटी क्या बोलता है, ये बच्चा पागल है क्या, जनरली बच्चे ऐसे बोलते हैं। बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम, कभी कभी क्या होता है देखे हैं बच्चा बहुत भागता है या फिर बिल्कुल नहीं भागता, हाइपो और हाइपर रहता है। अगर बहुत भागता है तो उसको हाइपर बोलते हैं, अगर नहीं भागता है तो भी उसका वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको डर है, ऊपर जाने से डर है, कहीं गिर ना जाऊं, वो जो डर होता है ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी। फिर जैसे देखा जाए कि हमारा इसमें ऑडिटोरी, गॉस्टेटोरी, ऑल्फैक्टरी में प्रॉब्लम। ऑडिटोरी मतलब कोई स्मूथिंग साउंड हो उसको बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा डीजे वाला साउंड हो बहुत रोता है, जैसे कि प्रेशर कुकर के साउंड से रोना, ग्राइंडर के साउंड से रोना, कुत्ते भौंकने के साउंड से रोना, तो ये सब जो चीज़ है। और जैसे कि ऑल्फैक्टरी मतलब उसको कुछ स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ स्मेल को जो हमें रिएक्ट करना चाहिए वो उसको इग्नोर करता है। फिर जैसे कि देखा जाए जो गस्टेटोरी, कुछ पिकी ईटर होता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट उसको पसंद है, या हार्ड या टेस्ट या फिर खट्टा या मीठा, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट पसंद होगा। तो इन बच्चों में हम कैसे उसका सेंसोरी इश्यू रिड्यूस करेंगे उस पे काम करते हैं। जैसे कि कभी कभी देखे हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक मूवी तारे जमीन पर, उसमें वो बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, जैसे कि वो लेटर सब डांस करने लगते हैं, वो बच्चे को कैसे हम
मतलब मैनिपुलेट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो अपना पढ़ाई आराम से कर सके। तो उस बच्चे को समझना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना। फिर जैसे हम बोले कि लो IQ बच्चे रहते हैं, जैसे कि हम लोग एक बार सुन के याद रखते हैं पर उस बच्चे को 2-3 बार सुनना चाहिए। वैसा क्यों होता है? लो IQ बच्चे को हम दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि ये रह गया हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी रह गया, उसमें भी ट्रीटमेंट। मेंटली ट्राडेड बच्चे रहते हैं तो उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इसमें हो गया कि पेडियाट्रिक्स है, और भी बहुत सारा कंडीशन है जो हम इतना डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम रहता है। जैसे कंजाइनेटल होता है, कंजाइनेटल बोले तो बच्चा पैदा से ही प्रॉब्लम रहता है, उस क्षेत्र में हम लोग कैसे उसको मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। कभी कभी देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिंगर सब अटैच होके रहता है। सर्जन का काम क्या है? वो सर्जरी करके तो सेपरेट कर दिया, पर उसको मेंटेन करना के लिए हम एक स्पेशली ऑर्थोसिस देते हैं जिसको हम स्प्लिंट बोलते हैं। तो वो बच्चे के हिसाब से और इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से जो हम उसको सोच के उसको डिजाइन करके उसको पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए जो बनाना। तो ऐसे पेडियाट्रिक्स में बहुत सारा जो है कि हम लोग उस पर डील करते हैं। जब हम आगे तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा जाए तो पार्किंसन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या फिर GBS हो गया, जैसे कि हमारा स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक जो बहुत कॉमन है, या फिर कार्डियोवास्कुलर जैसे कि कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया। उसके बाद एक पर्सन कैसे इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ ये करेगा? अगर ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होके बहुत साल हो गया है, जिसका प्लेट्यू फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें कि क्रोनिक इलनेस जो बहुत साल हो गए, उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, हमें पता चल चुका है, पर फिर भी वो कंडीशन में पर्सन को कैसे हम इंडिपेंडेंट करेंगे? तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। और जैसे कि हम देखा जाए मेंटल बोले तो मेंटल में जिसको सिजोफेनिया है, मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम, सिजोफेनिया हो गया, या फिर हमारा जिसको ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, या फिर जैसे कि बहुत सारा मेंटल इलनेस रहता है, मतलब जिसको डिमेंशिया हो गया, अल्जीमर डिजीज हो गया। उस क्षेत्र में पर्सन को कैसे, मतलब कभी कभी हाल्यूसिनेशन, डेल्यूजन हो जाता है, मतलब एक रोप पड़ा होगा उसको लगेगा कि स्नेक है, उस सिचुएशन से उसको कैसे निकालना है, जैसे कि वो कुछ उस सिचुएशन को उसको कैसे निकालना है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें काम करता है। तो हम लोग देखे जाए कि जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मैंने बोल दिया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम रहता है, जो COPD, आस्थमा प्रॉब्लम, उनको ब्रीदिंग का इश्यू रहता है बहुत। तो जब हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो पर्सन को उस सिचुएशन में उसको ओवरकम करके कैसे ऊपर जाना है, कैसे उसको डील करना है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन मतलब फ्रैक्चर हो गया, तो ऑर्थोपेडिक कंडीशन में हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल जो बायोमैकेनिकल अप्रोच यूज़ करते हैं, रिहैबिलिटेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। उसके साथ हम एक ऑर्थोसिस, मैंने जैसे डिस्कशन किया था, वो ऑर्थोसिस देते हैं। पहले क्या होता था, एक फ्रैक्चर हो गया, हमें कंपलसरी, तो पहले जब हम एंशिएंट चीज बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, बाम्बू का स्टिक लेके हाथ में टाइट लगा के वो कपड़े से बांध देते थे, तो वो हो गया हमारा फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट। धीरे धीरे वो मॉडिफाई होके POP पे आ गया, मैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की है। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग उसको फ्रैक्चर ब्रेस बना रहे हैं यूजिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, लाइक लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक और फिट जिसको बोलते हैं, उसको बना के हम लोग दे देते हैं। मोबिलाइज करना हो या इमोबिलाइज करना, अगर हमें मूवमेंट लाना हो तो हम उसी तरीके से बनाएंगे ब्रेस्ट, या फिर अगर हमें पूरा इमोबिलाइज करके रखना है, जैसे कि फ्रैक्चर, इमीडिएट फ्रैक्चर हो तो इमोबिलाइज ही करना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक ऑर्थोसिस बनाते हैं। तो डिपेंड करता है वेरियस कंडीशन, वेरियस पर्सन का क्या इंपॉर्टेंस है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि पर्सन का क्या रोल है। अगर पर्सन जिसका रोल है कि वो एक स्कूल में पढ़ता है, तो उसको हमें कैसा ब्रेस्ट बनाना चाहिए, जो उसका एम क्या है, वो एट द एंड अगर अपर एक्सट्रीमिटी में फ्रैक्चर हुआ है तो उसका एंड वो अपना अपर एक्सट्रीमिटी वर्क जो रहता है, मतलब हाथ में जो वर्क रहता है, खाना खाना इंडिपेंडेंटली, पढ़ाई लिखना इंडिपेंडेंट, जो एक बच्चे का मेन रोल रहता है वो अपना खुद इंडिपेंडेंटली कर सके, तो इसके हिसाब से हम उसके ऊपर काम करते हैं। और रह गया हमारा जैसे डिफरेंट एरिया, जैसे गैस्ट्रो में हो गया या फिर गायनाकोलॉजी में हो गया, ये स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक हमारा रोल रहता है। जैसे हम देखते हैं कि पेन मैनेजमेंट हो गया, पेन में हमारा पर्टिकुलर पेन मैनेजमेंट का कुछ मोडालिटीज भी है और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी है। तो डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन है और कैसा सिचुएशन है, उसमें ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क करता है। और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर प्री टर्म रहा या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम NICU में रखते हैं। तो वो जब बच्चे NICU में रखता है, उसका फीडिंग डिसऑर्डर होता है, पोजिशनिंग प्रॉब्लम होता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, उस टाइम से लेके बच्चे को मतलब फीडिंग डिसऑर्डर सॉल्व करना है, उसका पोजीशनिंग कैसे करना है, उसका अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। जैसे कि हम लोग एक कॉमन चीज देखें, आफ्टर बर्न, जैसे कि बर्न हो गया, तो उसमें जब
इमीडिएट बर्न से लेके कंप्लीट मतलब रिकवरी तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। जैसे कि पहले तो हम पोजीशनिंग करना, जो एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशनिंग बोलते हैं, फिर उसके बाद जैसे पोजीशनिंग डिवाइस देना, वुंड हील मतलब वुंड केयर करना, उसका जो मैनेजमेंट करना रहता है ना, उसमें भी रहता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस की वजह से नी पे पेन होना और जॉइंट में बहुत पेन होना, सुबह उठने के बाद पेन होना, उसके बाद धीरे धीरे डिफॉर्मिटी क्रिएट करना, उसमें कैसे हम लोग वो पर्सन को रिहैबिलिटेशन करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक पर्सन को रिहैबिलिटेशन फील्ड में काम करता है, फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके जेरियाट्रिक्स तक। बिल्कुल, यानी कि हर एक एज ग्रुप में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल आ सकता है और बहुत सारे ऐसे डिसीज है जहाँ पे उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक मेन रोल हो सकता है। तो एज अ डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि बहुत ही पेशेंस से आपको काम करना पड़ता होगा फिर। इसमें बहुत पेशेंस जरूरत होता है, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये है और कंडीशन को देख के तुरंत ट्रीटमेंट करवा दो। बिल्कुल, ये कंडीशन को समझना है, उसका पर्सन का एम क्या है वो समझना है, उसके रिलेट करके उसको ट्रीटमेंट देना है। करेक्ट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पेशेंसफुली करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे है आज 27 अक्टूबर, जिसे हम मनाते हैं, जिसका विषय है इस साल का सभी के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की परिवर्तनकारी शक्ति का सम्मान करते हुए जो एक ऐसा पेशा है जो व्यक्तियों को, समुदायों को और समाजों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। तो ये था आज का विशेष प्रोग्राम। और जाते जाते डॉक्टर शिबानी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम हमारे लिसनर को क्या एक मैसेज देंगे? हम लोग ऐसे देखे थे और लिसनर को यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ, वो लोग आगे आए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को समझे, अपने में जो भी प्रॉब्लम है और सोसाइटी में जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है तो उनको बताएं। अगर खुद को पता है तो खुद उनको बताएं, या फिर खुद थोड़ा एनालिसिस करें ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितना हेल्पफुल है। तो क्या होगा ना, हम हर एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, अपने जिसका मतलब अपने एज के हिसाब से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ताकि ये जो केयर गिवर सिस्टम हो गया या फिर डिपेंडेंसी सिस्टम हो गया, ये सब थोड़ा धीरे धीरे इरेडिकेट होने लगेगा। जैसे कि हम लोग इतना बड़ा अचीवमेंट किए हैं लेप्रोसी, जो इसको इरेडिकेट करने में हमारा जो रोल है इन बहुत इसमें मेन रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन, मतलब हमारा जो पब्लिक है और एजुकेशन। सो लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो कि हम लोग जो जैसे हम लोग बात किए जैसे एक पर्सन को इंडिपेंडेंसी बनाने में, तो ये जो हमारा जैसे कि होमलेस लोग हो गए या फिर किसी को इग्नोर करना या फिर किसी को डिपेंडेंसी रहना, ये थोड़ा हम कम कर सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिबानी, आपने इतना समय दिया और इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में इतनी सविस्तर जानकारी हमारे लिसनर तक पहुंचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 FM पे सुन रहे थे। विश्व ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिवस है आज, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे हम कह सकते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में हमने जानकारी ली। और हमारे साथ थे डॉक्टर शिबानी प्रियदर्शनी, जो केली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट की HOD है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। तो कैसा था आज का एपिसोड, मुझे जरूर बताइएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा आएगी फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार। ध्वनि ध्वनि दो नंबर ध्वनि KLE कनसु नन सदा वेणुध्वनि।